मैं सुनील डेंग एफपीआरटी के मंच से आपका स्वागत करता हूं और आशा करता हूं आप सभी परिवार सहित अच्छे से होंगे। और मैं शुक्रगुजार हूं एफपीआरटी के प्रेसिडेंट श्री राजेश चेतन जी का, जिन्होंने मुहिम शुरू की। और शुक्रगुजार हूं मैं अतुल जैन जी का, जो हमेशा प्रेरित रहते हैं कुछ ना कुछ करने के लिए। आज इसी श्रृंखला में आज वो डॉक्टर कुलदीप बोलिया जी को लाए हैं, जो कि सारी चीजें क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं इंश्योरेंस इंडस्ट्री में सब बताएंगे। आप भाइयों के जो भी क्वेश्चन है आप लिख के रखना, आप सबको समय दिया जाएगा। कैसे वो लेंगे कुलदीप जी, इसी सेशन में आपको बताया जाएगा। उससे पहले मैं चाहूंगा जिस भी भाई का अच्छा काम हुआ है लास्ट वीक में या कोई अच्छा एक्सपीरियंस है, आप जरूर शेयर करें, अपना डिजिटल हैंड रेज करें। और लास्ट वीक का हमारा सेशन कैसा लगा आप लोगों को, आप उसके बारे में भी बता सकते हैं। कोई भी भाई शेयरिंग करना चाहता है? और प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है, अगर कैमरा ऑन करेंगे तो अच्छे से आप स्पीकर से बहुत कुछ ले पाए। अतुल भाई, अतुल भाई को बुलाते हैं, आमंत्रित करते हैं। गुड मॉर्निंग अतुल भाई। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। सब लोगों का पीआरटी की आज की क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। आज का सेशन बहुत अच्छा होने वाला है, इंफॉर्मेटिव सेशन है। इसलिए मैंने कल एक छोटा सा वीडियो भी बना के डाला था कि सब लोग आज ज्यादा से ज्यादा लोग ज्वाइन करें, क्योंकि हमारी इंडस्ट्री के अंदर जो चेंजेस हो रहे हैं वो आज हमें पता लगने वाले हैं। और यदि हम लोग अपने होने वाले चेंजेस के लिए तैयार नहीं है तो फिर हमारे लिए थोड़ा सा तकलीफ तो रहेगी। लेकिन मुझे लगता है कि यहाँ पे जितने लोग भी आज आए हैं और थोड़े से देर में लोग जुड़ जाएंगे और उन लोग उनको आज का ये सेशन बहुत सब लोगों के लिए बहुत अच्छा होने वाला है। मेरी पास एक चीज तो ये मैंने लास्ट वीक जो क्लास ली थी, मैंने उसमें हमने एक डिस्कशन किया था, मैंने एक होमवर्क दिया था। मैं बस एक सिर्फ 3 मिनट के अंदर अंदर ये जानना चाहता हूँ कि उस होमवर्क पर किसी ने कुछ काम किया क्या। चैट बॉक्स में लिखना, बात करने का शायद रहेगा नहीं, क्योंकि हम आज कुलदीप सर को ही सुनना चाहेंगे। उनके पास उन्होंने बहुत तैयारी कर रखी है और उसके लिए हम उनको ज्यादा सुनना चाहेंगे। लेकिन यदि किसी के ने कुछ उसके बारे में, उन्हें किसी को याद है कि हमने क्या बात की थी लास्ट वीक, होमवर्क क्या दिया था, यदि किसी को वो याद है तो पहले अपना होमवर्क लिख ले। और उसके बाद उसका होमवर्क पे उसने किसी ने यदि कुछ इम्प्लीमेंटेशन किया था तो उसके बारे में हम चाहे जानना चाहेंगे कि किसी ने उस, क्योंकि देखो दोस्तों, यदि हम इस क्लास में कोई बात करते हैं उसमें कुछ सॉल्यूशंस, मतलब जो हमारी समस्याएं हैं उनका सॉल्यूशन निकालने की कोशिश करते हैं। यदि उसमें एफर्ट्स नहीं रहेंगे तो सॉल्यूशन भी नहीं मिलेंगे, ये तो मैं आपको अश्योर करता हूँ। यदि हम लोगों ने जिस तरीके से हम काम कर रहे हैं उसमें हम इस क्लास में हम कोशिश करते हैं कि जो अब जितने जो लोगों की प्रोस्पेक्टिव लिस्ट लिख रखा है, इन्होंने आरबी गुप्ता जी लिख करके भेज रहे हैं। बेसिकली मैंने ये दो बातें कही थी। पहली बात तो ये कहा था कि हमारा 80-20 रूल्स है, तो उसमें अपनी प्रोस्पेक्टिव लिस्ट को चेक करना था कि भाई हमारे पास कौन ऐसे लोग हैं जो 20% लोग हैं जो हमारे को 80% धंधा देते हैं, और कौन ऐसे लोग हैं जो 80% लोग हैं जो हमें 20% हमारे बिजनेस में कंट्रीब्यूट करते हैं। तो मेरा यही ये आप लोगों के लिए होमवर्क कि आप पहले तो जो आपका 20% ऐसे लोग हैं उन लोगों को एक ऐसी कैटेगरी दीजिए कि उनको वाव फीलिंग होनी चाहिए। यस, आपके साथ मतलब आप उनकी किट्टी में है तो आपको उनको वो सर्विसेज देनी है कि उन्हें लगे कि भाई आपसे बढ़िया कोई नहीं है। और जो लोग आपकी एनर्जी सक करते हैं, जो लोग आपका बहुत टाइम खराब करते हैं, जो जो लोग आपको आपके टाइम और एनर्जी के बदले में आपका जो रिजल्ट आउटपुट कम देते हैं, उनको कोशिश करना है, उनको किसी को भी, हमारे ऐसा भी बहुत सारे लोग होंगे जिन जो जो लोग हमारे साथ शुरू में जुड़े होंगे जब हमने काम शुरू किया होगा, और उसके बाद उन्होंने हम उनकी पॉलिसी से हमने अपना कैरियर शुरू हुआ, तो उनको हमें अपने चैंपियनशिप लिस्ट से बाहर नहीं निकालना है। लेकिन एक स्ट्रेटजी बनानी है कि जिसपे कि भाई उनको हम किसी अपनी टीम मेंबर को हैंड ओवर कर दें, जिससे कि वो जो एनर्जी सेट करने वाला पोर्शन है वो आपके एनर्जी सेट ना हो, आप आपकी टीम मेंबर की होगी तो आप कर लेंगे, क्योंकि आपकी टीम है तो उसका काम यही है। हमने उसको इसी वजह से रखा है कि भाई वो हमारे को हेल्प करे, हमें हमें को कंट्रीब्यूट करे, राइट। तो ये मेरा होमवर्क था। अब आप लोग चैट बॉक्स में जो लिखना चाहें लिखिए। और मैं अभी भी इस बार भी आपको कहता हूँ, यदि आपने पिछले हफ्ते काम नहीं किया तो इसको प्लीज कर लीजिए, क्योंकि ये एक हमारे इस प्रोफेशन का एक पार्ट है। दूसरी चीज और मैं एक मिनट से अंदर अंदर शेयरिंग करके मैं जानना चाहता हूँ, क्योंकि मैं एक डिजिटल हैंड विकास भारद्वाज जी का खड़ा है, उसके बाद हम सीधा कुलदीप सर के पास जाएंगे।
मेरा इस साल जो 2025 का एमडीआरटी अभी 31 मार्च का जो कमीशन आया, 31 मई का जो कमीशन आया, उसमें मेरा एमडीआरटी क्लियर हो गया। इस साल का पहला एमडीआरटी हुआ है। डेफिनेटली इस बार हम थोड़ा सा स्लो है, हम अपने रूटीन प्रोसेस से पिछले 6-7 सालों की यदि मैं बात करूं तो हमने हर साल शायद मार्च से पहले अपना एमडीआरटी बुक कर लिया था। इवन लास्ट ईयर तो भगवान ने इतना साथ दिया था हमारा कि हमने लास्ट ईयर तो मार्च में हमने अपना सीयूटी भी कंप्लीट कर लिया था। लेकिन कुछ ना कुछ शायद मुझे लगता है कि ये भी हमारी ही कमी रही होगी, हमारे एफर्ट्स में कहीं ना कहीं कमी रही होगी, या कुछ भी रीजन रहे होंगे, उसको हमें अभी वर्कआउट करना है। तो उसमें आगे काम करना है, क्योंकि अभी बहुत अब हमारे पास 6-7 महीने के अंदर हमें काफी ज्यादा काम करना होगा, क्योंकि हमारी जो वो एक्सपेक्टेशंस है, हमारी जो बहुत सारी वो है कि हमें इस साल में डबल टीओटी करनी है, तो उसमें जो जितना गैप रहेगा उसको हम आगे लेके जाएंगे। ठीक है। और सुनील भाई, मैं अपनी बात को यहाँ पे विराम देता हूँ। आज मेरे ख्याल से इंद्रपाल सिंह बिंद्रा आए हुए हैं, मैंने उनसे रिक्वेस्ट करी थी क्योंकि वो इंडस्ट्री में बहुत सारे चेंजेस हो रहे हैं, और मैंने उनसे रिक्वेस्ट करा था आज के सेशन में आप जरूर आइएगा। तो 1-2 मिनट उनकी उनकी शेयरिंग लेंगे, उसके बाद हम विकास जी के पास जाएंगे और फिर हम सर के पास जाएंगे, प्लीज। ठीक है, इंद्रपाल जी वेलकम सर, वेलकम। इंद्रपाल जी दिख नहीं रहे मुझे। बिंद्रा जी, इंद्रपाल सिंह बिंद्रा जी आए तो है मेरे हिसाब से, क्योंकि मैंने उनको ज्वाइनिंग देखा है अब होते हुए। चलो पहले विकास जी को ले लेते हैं। हाँ विकास जी। विकास जी गुड मॉर्निंग। अनम्यूट करके बात करो सर, ऐसे सुनेगा नहीं हमें। विकास जी अनम्यूट करो पहले। विकास जी अनम्यूट नहीं कर रहे हैं। कर दिया हाँ, साहब। नमस्कार सभी भाइयों। नमस्कार नमस्कार नमस्कार। पहले तो हमारे अभिकर्ता साथियों में लुम्बाराम चौधरी जी जो हैं, जालौर से सांसद बने हैं हमारे, जिन्होंने क्या कहते हैं अपने गहलोत जी के बेटे को है ना 2 लाख वोटों से हराया है। उनको मैं सबसे पहले बधाई देना चाहता हूं। और दूसरा मैं ये बताना चाहता हूं कि कल शाम मेरी है ना एक मीटिंग में 20 लाख सिंगल प्रीमियम का वो कंप्लीट हुआ है। आज भरने बहुत बढ़िया, यही मेरे बहुत 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 बधाई। थैंक यू विकास जी, थैंक यू। थैंक यू। इंद्रपाल बिंद्रा जी गुड मॉर्निंग। नमस्कार। नमस्कार सर। गुड हाँ जी, मॉर्निंग। अतुल वेलकम भाई सर, आप कुछ वेलकम। बोल रहे थे, लेकिन मेरा वो आवाज उस समय में जैसे ही मैंने ब्लूटूथ लगाया तो मैं सुनना बंद हो गया, तो मुझे सुनाई नहीं दे पा रहा था। बताओ सर क्या बोला था आपने। अतुल जी बताएं। नहीं, आज बस इंद्रपाल जी का वेलकम है, क्योंकि इंद्रपाल जी हमारी मतलब जब भी हम अतुल जी अब आपकी आवाज नहीं आ रही है। जब भी आवाज नहीं आ रही क्या मेरी? अब आवाज आ रही है? अब आई है, अब आई अच्छा, है, मैंने दोबारा कहा बोलो। अब आ रही है। इंद्रपाल जी हम लोगों के लिए एक एनर्जी का स्रोत है। और जो हम लोग जब भी कभी जनरल इंश्योरेंस में फंसते हैं, कभी भी मेडिक्लेम में हमारा अच्छा काम होने के बावजूद भी, अच्छी नॉलेज होने के बावजूद भी बहुत बार हम इंद्रपाल जी की सर्विसेज लेते हैं। तो ये जो आज का जो सेशन होना है, क्योंकि इंद्रपाल जी की जो बहुत बड़ी खासियत है वो ये है कि वो सर्कुलर को पढ़ते हैं, वो सारी प्रोस्पेक्टस को पढ़ते हैं, हर जो जिस चीज की पॉलिसी की वर्डिंग्स है ना वो सबसे माइन्यूटली पढ़ते हैं। तो उनके पास मतलब इसी वजह से वो कोई भी क्लेम आता है तो आप समझा, यदि मेरा अपना एक्सपीरियंस है कि मेडिकल टर्म्स में कोई चीज भेज देता हूँ ना इनको, तो उसका एग्जैक्टली आंसर मिलता है मुझे कि भाई जो जितने एक डॉक्टर को नॉलेज होती है ना, उससे 80% तो कम से कम इंद्रपाल सर के पास जरूर है उतनी नॉलेज। तो मैं अपने आप को फॉर्चुनेट समझता हूँ कि हम इंद्रपाल जी के साथ जुड़े हुए हैं। तो आज जब मैंने उनसे रिक्वेस्ट करी थी, मैं कहा सर आज बहुत कुछ अच्छा होने वाला है, आप प्लीज ज्वाइन करिएगा, थोड़ा सा टाइम जरूर निकालिएगा। तो मुझे दिखा कि भाई आज इंद्रपाल जी हैं, तो मैंने सोचा आज उनको वेलकम करना चाहिए हमें, और उनसे फिर एक सेशन की रिक्वेस्ट भी वेलकम सर, वेलकम 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 धन्यवाद अतुल इंद्रपाल भाई, जी। धन्यवाद सुनील भाई। अरे आपके शब्दों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। बस मैं आपने जो बोला, मैं सबको एक ही बात खाली बोलना चाहता हूँ, बस पढ़ाई करो, पढ़ाई में दम है। बहुत बढ़िया, बिल्कुल, बहुत बढ़िया, थैंक यू सो मच इंद्रपाल जी। अब मैं अतुल भाई से रिक्वेस्ट करूंगा आज के स्पीकर को आमंत्रित करें और उनका थोड़ा इंट्रोडक्शन दें। अतुल भाई वेलकम। थैंक यू भाई। कुलदीप बोलिया सर का, मेरे ख्याल से कुलदीप बोलिया सर को शायद इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं है। कुलदीप बोलिया सर एक बहुत लंबे 35-40 साल से इस प्रोफेशन में है, अपनी डॉक्टरी
का काम छोड़ने के बाद उन्होंने इंश्योरेंस का काम शुरू किया था, इंश्योरेंस की प्रैक्टिस शुरू करी थी। और सबसे अच्छी बात यह है कि इनके साथ इनके दोनों बेटे भी इनके साथ इसी प्रोफेशन में उन्होंने उनको ज्वाइन किया है, फादर को ज्वाइन किया है। लियाफी के लिए वो बहुत काम करते रहे हैं, एजेंट्स के वेलफेयर के लिए उन्होंने बहुत लंबे टाइम तक लड़ाई करी है, और बहुत सारी चीजें आज जो हमारे को बाय डिफॉल्ट दिखता है कि हमें मिल चुकी हैं, वो हमें इन लियाफी के बहुत सीनियर लोगों ने जो बड़े जो अपना काम छोड़ करके एजेंट्स भाइयों के लिए काम करने लग जाते हैं, उनमें से हमारे कुलदीप भाई हैं। और रेगुलर बैक टू बैक वो अपने एजेंट की वेलफेयर के लिए काम करते रहते हैं। अभी जो आज जो बीमा सुगम और जो नई चेंजेस आ रहे हैं, उसके लिए हमने आज उनको आमंत्रित किया है। मैं चाहता हूं कि उनका ज्यादा इंट्रोडक्शन में टाइम ना देते हुए सीधा हम कुलदीप बोलिया सर को इनवाइट करें, और उससे पहले इनवाइट करें जो हमारी एफपीआरटी की परंपरा है, इस चैट बॉक्स को भर दीजिए एक स्पीकर के लिए, सिर्फ उसका एप्रिसिएशन, उसका वेलकम, उसको आगे पूरा जो हमारे आज का सेशन है उसको कितना एनर्जी मिलने वाला है वो हमारा वेलकम बताएगा। तो आप लोग इस पूरे चैट बॉक्स को भर दीजिए प्लीज, जिससे कि हम कुलदीप बोलिया सर से बहुत कुछ अच्छी चीजें समझ पाए। ओवर टू कुलदीप बोलिया सर। वेलकम सर, वेलकम टू एफपीआरटी सर, वेलकम टू एफपीआरटी। अरे सुनील मित्तल जी को या तो म्यूट कराओ या उनको बाहर कराओ प्लीज। सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। आज अजय जी ने कल जो मैसेज डाला उसके बाद काफी संख्या में लोग आए हैं, और वैसे भी आज का जो सब्जेक्ट है वो हमारे आने वाले भविष्य में क्या होने जा रहा है उस पे लिया है। तो मैं समझता हूँ कि हर जागरूक अभिकर्ता को अपना आने वाले भविष्य में क्या होने वाला है, कैसे होने वाला है, उसको जानना चाहिए, और उसी पे मैं पूरी कोशिश करूंगा। हालांकि अभी लागू नहीं हुआ है, लेकिन ये प्रपोज्ड है, और अब जैसे ही पार्लियामेंट स्टार्ट होगी और इंश्योरेंस बिल में ये सारे अमेंडमेंट्स आने वाले हैं। तो पहला जो मैं बात करता हूं वो है डिस्ट्रीब्यूशन चैनल पे। दोस्तों, आप सबको पता है कि इस समय जो इंश्योरेंस इंडस्ट्री में जिस तरीके से हम व्यवसाय कर रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूशन का चैनल क्या है उस पर मैं एक स्क्रीन शेयर आपको शेयर करता हूं। मेरी ये स्क्रीन दिख रही है ना? नहीं दिख रही, अभी शेयर करो पहले। दिख रही। अब दिख रही है सर? हाँ दिख रही है सर। हाँ, तो एक तो एग्जिस्टिंग डिस्ट्रीब्यूशन फ्रेमवर्क क्या है अभी देखिए। एक तो इंटरमीडियरीज जो है, लाइफ इंश्योरेंस हो, हेल्थ इंश्योरेंस हो या जनरल इंश्योरेंस हो, इसके लिए पहला तो इंटरमीडियरीज में कॉर्पोरेट एजेंट आता है, ब्रोकर आता है, वेब एग्रीगेटर आता है, सीएससी आता है, आईएमएफ आता है, इंश्योरेंस मार्केटिंग फर्म, और पीओएस आते हैं। ये सब मिलकर के इंटरमीडिएट आते हैं। दूसरा होता है एजेंट, माइक्रो MIS पी और माइक्रो इंश्योरेंस एजेंट, और रेफरल कंपनी। रेफरल कंपनी सिर्फ लाइफ इंश्योरेंस के लिए होती है, जनरल इंश्योरेंस के लिए रेफरल कंपनी काम नहीं करती। अब जैसे कॉर्पोरेट एजेंट है, ब्रोकर है, वेब एग्रीगेटर है, आप इनमें से अधिकतर के नाम सुन चुके हैं। कॉर्पोरेट एजेंट बैंकों के लिए और कई कंपनी इंश्योरेंस कंपनियों के लिए कॉर्पोरेट एजेंट एक ही कंपनी के लिए काम कर पाता था, अब उसको 3 की परमिशन मिल गई। ब्रोकर भी 2 तरह के होते हैं, कंपोजिट और इंडिविजुअल। अगर इंडिविजुअल ब्रोकर है तो वो लाइफ का है तो लाइफ का, जनरल का तो जनरल की, सब कंपनियों के लिए काम करता है। और अगर वो कंपोजिट है तो लाइफ और जनरल की सब कंपनियों के लिए काम कर सकता है। इसी तरीके से IMF है, इंश्योरेंस मार्केटिंग फर्म, ये भी 3 लाइफ, 3 हेल्थ और 3 जनरल इंश्योरेंस के लिए काम कर पा रही है। अभी इनको 6 की परमिशन दे दी है। और POSP होता है पॉइंट ऑफ सेल्स पर्सन, ये रूरल एरिया में काम करने के लिए इन्होंने बनाया था, लेकिन अभी इनको शहर, जो छोटे शहर हैं उनमें भी इनको काम करने की परमिशन मिली। लेकिन अब IRD ये देखता है कि इन सब से बहुत ज्यादा मिसमैच होने लग गया, काफी मिस सेलिंग होने लग गई। कुछ कंपनियों ने इन सब का बेनिफिट उठा करके जो मल्टी मार्केटिंग का जो सिस्टम है उसको नहीं परमिशन है, लेकिन वो इस तरीके से लीडरशिप मॉडल बना के
सभी कंपनी आप देखते हो आजकल आपको कहते हैं आप लीडरशिप मॉडल में आइए, आपको कोई IRD लाइसेंस नहीं लेना, हम लीडरशिप में काम करेंगे। इन सब पे बैन करने के लिए IRDA ने एक नया सिस्टम डेवलप करने जा रही है, उसको कहते हैं प्रपोज्ड जो फ्रेमवर्क है। इसमें 3 ही तरह के डिस्ट्रीब्यूशन होंगे, एक होगा बीमा वितरक, एक होगा ब्रोकर और तीसरा होगा एजेंट। बीमा वितरक जो है उसमें इन्होंने 2 चीज रखी है, एक तो कारपोरेट बीमा वितरक। कारपोरेट बीमा वितरक अपने एम्प्लॉयज रख के, एम्प्लॉयज बीमा वितरक रख के उनके थ्रू इंश्योरेंस का काम कराएगा, उसका लाइसेंस दिलवाएगा। और कारपोरेट बीमा वितरक लाइफ और हेल्थ और जनरल तीनों के लिए काम कर पाएगा, वो कोई भी प्रोडक्ट बेच सकेगा कारपोरेट बीमा वितरक जो होगा। मैं इनके लिए जो फाइनेंशियल कंडीशन है वो भी बताऊंगा। और इंडिविजुअल बीमा वितरक जो होगा उसमें भी 2 कंडीशन होगी, एक इंडिविजुअल बीमा वितरक फर्स्ट और बीमा वितरक सेकंड। बीमा वितरक फर्स्ट जो होगा वो मैक्सिमम 2 ही लाख का बीमा कर सकेगा और वो रेस्ट्रिक्टेड होगा कि कुछ सेलेक्टेड प्रोडक्ट्स होंगे हर कंपनी के, उन्हीं को वो बेच सकेंगे जैसे माइक्रो एजेंट बेचता है। और बीमा वितरक सेकंड जो होगा उसके लिए भी प्रोडक्ट की लिमिट होगी, लेकिन वो अनलिमिटेड सम एश्योर्ड बेच सकेगा। ब्रोकर जो अभी तक काम कर रहे हैं उसके लिए कोई प्रोडक्ट के रेस्ट्रिक्शन नहीं होगी, वो लाइफ जनरल हेल्थ सब तरह के काम कर सकेगा। और वो एम्प्लॉय बीमा वितरक अपने अपॉइंट करेगा और उनके थ्रू वो काम कर सकेगा। और एजेंट उसके लिए प्रोडक्ट रेस्ट्रिक्शन होगा, यानी अगर वो एजेंट लाइफ का काम कर रहा है तो लाइफ का करेगा, हेल्थ का काम कर रहा है तो हेल्थ का करेगा, और जनरल का काम कर रहा है तो जनरल का करेगा। जनरल का एजेंट हो चाहे लाइफ का एजेंट हो, वो हेल्थ इंश्योरेंस का भी काम कर सकता है। अभी ओपन आर्किटेक्चर लागू नहीं हुआ है, जब ओपन आर्किटेक्चर लागू हो जाएगा तो एजेंट को नो लाइफ, मतलब एक लाइफ, नो हेल्थ और नो जनरल की परमिशन मिल जाएगी। ओपन आर्किटेक्चर पे भी काम चल रहा है। उसके बाद में सिर्फ लाइफ के लिए अभी उसको एक की परमिशन है, बाकी उनके लिए उन्होंने ओपन का सजेशन दिया है और ये नए इंश्योरेंस बिल में रखा जाएगा। तो एजेंट भी नो लाइफ, नो हेल्थ, नो जनरल का काम कर सकेगा। ये नए चेंजेस आने से होगा क्या कि गवर्नमेंट ये देखती है कि अभी तक जो ब्रोकर के लिए कंडीशंस थी उसमें कैपिटल की भी रिक्वायरमेंट होती थी, उसके लिए रेगुलेशंस बहुत हार्ड थे, साथ में उसको रिन्यूअल फीस उसकी बहुत ज्यादा थी। अब जाकर के इन्होंने जो नया प्रपोज्ड है उसमें बहुत कुछ कम कर दिया। एक तो कॉर्पोरेट बीमा वितरक जो होगा उसको सिर्फ 10 लाख की कैपिटल उसकी वर्थ होनी चाहिए, उसके लिए कोई पैसे की जरूरत नहीं है। अदरवाइज ब्रोकर को तो पैसे भी डिपॉजिट करने होते हैं, वो नहीं करने पड़ेंगे कॉर्पोरेट बीमा वितरक को। और वो नो लाइफ, नो हेल्थ और नो जनरल के लिए काम कर सकेगा। और इंडिविजुअल बीमा वितरक का जो फर्स्ट और सेकंड रखे हैं, फर्स्ट के लिए 10वीं पास होना जरूरी है और सेकंड के लिए सिर्फ 8वीं पास को भी वो देंगे। ये चाहते हैं ग्रामीण क्षेत्र में हमारा पेनिट्रेशन बढ़े, उसका बेनिफिट लेने के लिए इन्होंने बीमा वितरक एम्प्लॉय के रूप में काम करेगा। एम्प्लॉय बीमा वितरक सेकंड, वो 8वीं पास भी होगा तो वो इंश्योरेंस बेच सकेगा। ये चाहते हैं कि गांव में जो छोटी छोटी दुकानें हैं या आंगनवाड़ी की जो महिलाएं हैं वो लोग इस काम को करें और प्रोडक्ट का सेल करें। इसलिए फाइनेंशियल कंडीशंस भी जब कम हो जाएगी तो ब्रोकर लाइसेंस भी अधिकतर लोग ले पाएंगे। अब रही बात कि हमारा जो एग्जिस्टिंग एजेंट है उसके भविष्य का क्या रहेगा। एग्जिस्टिंग एजेंट के लिए 6 महीने, जिस दिन ये लागू होगा उससे 6 महीने का एक पीरियड होगा। उस 6 महीने में वो चाहे तो इंडिविजुअल एजेंट बना रहे और वो चाहता है तो वो बीमा वितरक के रूप में अपने आप को कन्वर्ट कर सकेगा। 6 महीने का उसका पीरियड होगा, 6 महीने में उसको अप्लाई करना है कि वो बीमा वितरक बनना चाहता है। तो बीमा वितरक कॉर्पोरेट बनना चाहता है तो उसको 10 लाख की कैपिटल वर्थ उसको दिखानी होगी, यानी यूं कहो कि जो उसकी इनकम टैक्स की रिटर्न में 10 लाख की उसकी वर्थ होनी चाहिए। उसके लिए उसको सिर्फ 5,000 रुपया रजिस्ट्रेशन फीस एक बार देनी होगी, आगे रिन्यूअल के लिए कोई फीस नहीं है। जबकि अभी हमारे को लाइसेंस लेने के लिए सिर्फ 250 रुपये चाहिए होता है, रिन्यूअल के लिए अब 250 रुपये की जरूरत नहीं होती। वैसे ही कॉर्पोरेट बीमा वितरक को 5,000 रुपये पहली बार लाइसेंस लेने के लिए चाहिएगा। और हमारा एजेंट
कॉर्पोरेट बीमा वितरक बन जाएगा तो वो अपने साथ में एम्प्लॉय बीमा वितरक बना के और उनके थ्रू काम कर सकेगा। उनका इंसेंटिव उसको मिलेगा, उनका कमीशन बीमा वितरक को, एम्प्लॉय बीमा वितरक को जाएगा, इंसेंटिव उसको जाएगा। जस्ट ट्राई के CLIA वो बन जाएगा, या दूसरी कंपनियों में जिस तरीके से लीडरशिप मॉडल कहते हैं वैसे वो लीडरशिप मॉडल में अपना काम कर सकेगा। और ब्रोकर के लिए भी वो एम्प्लॉय रख करके काम करेगा, उसको कैपिटल अभी जो देनी होती है उससे बहुत कम होगी, सिर्फ 50,000 रुपया उसको जमा रिन्यूअल के लिए 5,000 रुपये देना पड़ेगा, और फर्स्ट लाइसेंस के लिए अभी सिर्फ 50,000 ही देना पड़ेगा, जबकि अभी तक 5 लाख रुपया उसको लाइसेंस फीस देनी पड़ती है, और हर बार रिन्यूअल के लिए भी उसको पैसे देने पड़ते हैं, वो आगे से खत्म हो जाएगा। इसलिए नेटवर्क बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, और ये सब कुछ रेडी है। सिर्फ जैसे ही पार्लियामेंट स्टार्ट होगी, इंश्योरेंस बिल आएगी गवर्नमेंट, और इंश्योरेंस बिल के थ्रू ये लागू किया जाएगा। अगर इंश्योरेंस बिल पास हो जाता है, जैसा कि बहुमत है स्टेट राज्यसभा में भारी बहुमत है, तो मैं समझता हूँ कि ये इस बार 2-3 महीने में लागू हो जाएगा। दूसरा जो चेंजेस आ रहा है वो आ रहा है बीमा विस्तार। अभी तक लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लाइफ करती है, जनरल वाली जनरल के प्रोडक्ट निकालती है। IRDA ने प्रपोज किया है कि सभी कंपनियां जुलाई तक अपने प्रोडक्ट सबमिट कर दे। एक ही पॉलिसी में लाइफ कवर होनी चाहिए, उसका हेल्थ कवर होना चाहिए, प्लस उसकी जो प्रॉपर्टी है वो भी कवर होनी चाहिए। ये तीनों के लिए एक मिक्स प्रोडक्ट निकालना है, और इसी के लिए IRDA ने सभी कंपनियों से कहा है कि जिन्होंने कंपोजिट लाइसेंस नहीं ले रखा, जैसे LIC के पास कंपोजिट लाइसेंस नहीं है, वो सिर्फ लाइफ इंश्योरेंस का इंडिविजुअल लाइसेंस है उसके पास, तो LIC को भी कंपोजिट लाइसेंस के लिए अप्लाई करना है। मैं समझता हूँ शायद उन्होंने अपना तैयार करके भेज भी दिया है। बाकी कंपनियों ने जिनका इंडिविजुअल ही लाइसेंस था, वो लोग भी अब इसमें अप्लाई कर रहे हैं, और एक कॉमन प्रोडक्ट लाएंगे। वो प्रोडक्ट 2 तरह के होंगे। छोटे सम एश्योर्ड के लिए जो ग्रामीण क्षेत्र के लिए होगा, उसकी झोपड़ी भी कवर होगी, उसकी साइकिल भी कवर होगी। आपने कभी सुना होगा, जैंग साहब तो जानते हैं कि एक ही पॉलिसी में किलोमीटर वाइज भी अब व्हीकल के इंश्योरेंस होना शुरू हो गए हैं, कि आप एक सम एश्योर्ड ले लीजिए, जैसे टाटा भी कर रहा है और भी कंपनियां कर रही हैं, कि आप एक फिक्स किलोमीटर ले लीजिए, या फिर सम एश्योर्ड ले लीजिए कि मेरे को 2 करोड़ का मेरा सम एश्योर्ड है, 5 करोड़ का सम एश्योर्ड है व्हीकल्स का। उस व्हीकल के सम एश्योर्ड में 5 गाड़ी, 10 गाड़ी, जो भी उसकी और उसके सिस्टर कंसर्न की गाड़ियां हैं, उन सबका रजिस्ट्रेशन वगैरह दे देगा। उसमें वो सारी गाड़ियां कवर होगी, एक ही पॉलिसी में सारा कवर हो जाएगा। ये प्रोडक्ट टाटा के पास आ गया है, और भी एक कंपनी है, मैं उसका भी मेरे को नाम ध्यान नहीं आ रहा, उसने भी ये प्रोडक्ट लॉन्च कर दिया है। किलोमीटर वाइज भी प्रोडक्ट लॉन्च कर दिए हैं कंपनियों ने। तो इसी तरीके के कंपोजिट प्रोडक्ट आएंगे कि आपको व्हीकल भी उसमें कवर हो जाएगा, आपकी प्रॉपर्टी भी उसमें कवर होगी, एक फिक्स सम एश्योर्ड होगा, उतने सम एश्योर्ड तक का कोई भी लॉस होगा तो इंश्योरेंस कंपनी देगी, उसका प्रीमियम भी कम हो जाएगा। इससे फायदा ये होगा कि क्लाइंट को अलग अलग जगह नहीं जाना पड़ेगा, अलग अलग कंपनियों में नहीं जाना पड़ेगा, पर ये वही एजेंट कर पाएगा जो एजेंट अवेयर होगा या ज्यादा सिस्टमेटिक काम कर पाएगा। जो एजेंट प्रोफेशनल नहीं है, वो प्रोफेशनल एजेंट मैं नहीं समझता कि इसमें फिर ज्यादा काम कर पाए। तो ये नए प्रोडक्ट भी बीमा विस्तार के रूप में IRDA ने कहा है कि इनको लाना है। और तीसरा जो सबसे बड़ा गेम चेंजर होगा वो है बीमा सुगम। आप सब लोग बीमा सुगम के बारे में काफी सुन चुके होंगे। बीमा सुगम को कई लोग इस बात से डर रहे हैं कि बीमा सुगम से पता नहीं क्या हो जाएगा, हमारा एजेंट पोर्ट हो जाएगा। बीच में तो काफी अफवाह फैली थी कि बीमा सुगम से एजेंट भी पोर्ट होने लग जाएगा। तो दोस्तों, बीमा सुगम कोई स्कीम नहीं है, बीमा सुगम एक प्लेटफॉर्म है। जिस तरह से शेयर मार्केट एक प्लेटफॉर्म है, NSE, DSC ये सारे हैं, या जो शेयर मार्केट में जो काम करते हैं, उसी तरीके से एक नया प्लेटफॉर्म गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के तहत IRDA उसका इंस्ट्रूमेंटल है, वो बना रहा है। और ये 1 अप्रैल 2025 इसका लास्ट टारगेट दिया है। 1 अप्रैल 2025 से ये लागू किया जाएगा, ये लॉन्च कर दिया जाएगा। इसमें क्या क्या होने वाला है वो मैं आपको बताता हूँ। इसमें एक तो तमाम इंश्योरेंस कंपनियां जो हिंदुस्तान में रजिस्टर्ड होगी, तमाम री इंश्योरेंस कंपनियां जो हिंदुस्तान में काम कर रही हैं, वे सब
इसमें रजिस्टर्ड होगी। उनके सारे प्रोडक्ट वहां हमें देखने को मिलेंगे, हम उनकी स्टडी कर सकेंगे, उनमें सर्विस ले सकेंगे। दूसरा, इसका एक्सेस मिलेगा जितने भी इंटरमीडियरीज हैं, जो भी डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क फ्रेमवर्क में काम कर रहे होंगे, उन सबको वहां अपने रजिस्ट्रेशन कराना होगा। हर एजेंट उसमें अपना रजिस्ट्रेशन कराएगा। उससे एक डाटा डेवलप होगा। जब भी कोई बीमा खरीदने वाला अगर डायरेक्ट बीमा सुगम में जाता है, तो पहला तो वो सेल्स का काम करेगा बीमा सुगम। बीमा सुगम में बीमा खरीदार कोई भी प्रोडक्ट चाहता है, उसको वहां जैसे ही वो उसको लॉगिन करेगा, उसको वो सारे प्रोडक्ट अवेलेबल होंगे जो उसकी रिक्वायरमेंट है। अगर वो टर्म इंश्योरेंस चाहता है, तो टर्म इंश्योरेंस के लिए वहां उसको सारी कंपनियां दिखेगी। हर कंपनी में जिस कंपनी को चाहेगा, उस कंपनी का प्रोडक्ट, उस कंपनी के फीचर्स वो मिल सकेंगे। अगर वो चाहता है कि मैं उसी समय परचेज करूं, तो उसके पास ऑप्शन होगा कि वो अपने क्षेत्र के किसी एजेंट को लेगा। तो जैसे ही वो क्लिक करेगा, वहां उस एरिया के जितने भी एजेंट्स हैं, उनके नाम वहां डिस्प्ले होंगे। वो उनको सेलेक्ट भी कर सकता है। उन एजेंट्स का जो प्रोफाइल है वो भी वहां नजर आएगी। ये जैसे ही हम एजेंट वहां अपने आप को रजिस्टर कराएंगे, आपकी प्रोफाइल वहां होगी। जैसे सुनील डैंग साहब का प्रोफाइल है, साहब वो 20 साल से काम कर रहे हैं, 30 साल से काम कर रहे हैं, इतना काम करते हैं। जो प्रोफाइल आप डालना चाहेंगे वो वहां दिखेगा। किस क्षेत्र में ये काम कर रहे हैं वो दिखेगा। तो इन उसके हिसाब से बीमा खरीदार जो है वो वहां देख सकेगा। दूसरा, इसमें सबसे बड़ा बेनिफिट जो होने वाला है वो सर्विसिंग पे होने वाला है। अभी हम देखते हैं कई बार हमारे क्लाइंट की अगर डेथ हो जाती है, हमने उसकी एक पॉलिसी कर रखी है, हमें नहीं पता कि उसने 2 पॉलिसियां या 3 पॉलिसियां और कहीं से भी ले रखी है, चाहे वो लाइफ LIC में ले रखी हो, या ICICI में ले रखी हो, या किसी और कंपनी में ले रखी हो। जैसे ही बीमा सुगम में, चाहे वो क्लाइंट वहां रजिस्टर्ड था या नहीं था, बीमा सुगम में अगर उस किसी भी कंपनी में अगर उसका क्लेम दर्ज हुआ है, तो क्लेम दर्ज होते ही जो आधार कार्ड उसमें रजिस्टर्ड है, उस आधार कार्ड के बेस पर जितनी भी इंश्योरेंस कंपनियों में, चाहे वो लाइफ हो, चाहे हेल्थ हो, चाहे जनरल हो, उसने अगर कोई क्लेम दर्ज किया है, तो वो तमाम कंपनियों में उसका अलर्ट जारी हो जाएगा, और वहीं पे उसका क्लेम मतलब डेथ जो है वो इंटीमेशन बुक हो जाएगी। उसके बाद आपको कुछ नहीं करना, वो सारे की सारी कंपनियां उस उस क्लाइंट के डेथ क्लेम को सेटल करने के लिए अपने जो भी उनकी रिक्वायरमेंट्स है वो उनको भेज देंगे, और एक ही क्लिक पे हमारा सारी इंटीमेशन वहां दर्ज हो जाएगी। दूसरा, यदि कोई एजेंट किसी क्लाइंट का अगर एड्रेस चेंज करता है, तो वो अपनी कंपनी में कर पाता है, लेकिन अगर बीमा सुगम के प्लेटफॉर्म से उसने एड्रेस चेंज किया, तो उस आधार कार्ड पर जितनी भी इंश्योरेंस कंपनियों में उसने कोई पॉलिसी ले रखी है, चाहे वो जनरल की हो, हेल्थ की हो, वो एड्रेस चेंज ऑटोमेटिक उसमें अपडेट हो जाएगा। तो क्लाइंट को सर्विस एक ही जगह पे मिल जाएगी। प्लस अगर किसी क्लाइंट को कोई कंप्लेन है किसी कंपनी की, वो क्लेम उस कंप्लेन को जैसे ही वहां दर्ज करेगा, IRDA में एक सेल होगा जो ग्रीवेंस सेल के रूप में वहां काम करेगा। कंपनी का उसमें रिजोल्यूशन उसको देना ही देना पड़ेगा, उसका सॉल्यूशन देना ही देना होगा। चाहे वो डिनाई करे तो उसका रीजन देना होगा। और वो अभी तक सिर्फ कंपनी वालों को ही कोशिश करता रहता था, उसको कोई ऊपर चेक नहीं करता था। जैसे बीमा सुगम लॉन्च होगा, कंप्लेन किसी भी कंपनी में, चाहे इंडिविजुअल जाए, चाहे किसी बीमा सुगम के प्लेटफॉर्म से जाए, IRDA की साइट पे वो बोलेगी, वो दिखेगी। IRDA की वो सेल उसको चेक करेगी कि उसका सॉल्यूशन लिमिटेड पीरियड में हुआ या नहीं हुआ। उसके लिए भी वो उसमें काम करेंगे। तो वहां भी उसको ये सॉल्यूशन तुरंत मिल जाएगा कि एक ही क्लाइंट की कंप्लेन आ जाएगी। और सबसे बड़ा फायदा होगा इस कंप्लेंट सेल से, बीमा एजेंट अगर अपनी कोई कंप्लेंट किसी इंश्योरेंस कंपनी में करता है, हम देखते हैं LIC में हम अपने कमीशन के लिए कंप्लेंट करते रहते हैं, या किसी और काम के लिए कंप्लेंट करते रहते हैं अपनी खुद की, हमारा उसकी कोई सुनवाई नहीं होती। कोई हमको प्रॉब्लम है, हम डालते हैं तो ब्रांच मैनेजर सुनता नहीं, मैनेजर को भेजते रहो, JDM तक चले जाओ तो भी कुछ नहीं होता। या आपका टर्मिनेशन गलत हुआ है, आप उसके रिव्यू के लिए डालते हैं, कोई नहीं सुनता। लेकिन यदि आपने बीमा सुगम के थ्रू जैसे ही वो कंप्लेंट जाएगी, ग्रीवेंस सेल जो IRDA में है,
वो उसको फॉलो अप करेगी और आपका रिजल्ट जो भी सॉल्यूशन है वो इंश्योरेंस कंपनी को स्टिपुलेटेड टाइम में देना ही होगा। यदि डिनाई करेगी तो उसका रीजन देना होगा। तो ये सारे बेनिफिट बीमा सुगम के आने से होंगे। साथ में बीमा सुगम जितने रूरल एरियाज हैं उसके माइक्रो इंश्योरेंस एजेंट्स को भी प्रोडक्ट सेल करने में मदद कर पाएगा। हमें लगता है कि बीमा सुगम बहुत मुश्किल होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। आज हर व्यक्ति नेट से जुड़ा हुआ है और ग्रामीण क्षेत्र में भी आज नेट से काम होने लगे, फोन पे से पेमेंट होने लग गया, पेटीएम से पेमेंट होने लग गया। तो ये इसको इतना इजी बनाने जा रहे हैं। अभी बहुत रिसर्च इस पे चल रही है, बहुत काम चल रहे हैं। तमाम इंश्योरेंस कंपनीज अपने सॉफ्टवेयर में भी बदलाव ला रही है। हेल्थ में भी अब बहुत ज्यादा बदलाव आ गया है। हेल्थ इंश्योरेंस कंपनीज के लिए भी कैशलेस एनीवेयर का इन्होंने मैंडेटरी कर दिया है। अभी पिछले महीने ही इसके लिए सर्कुलर जारी हो गया है। जिन हॉस्पिटल्स में नेटवर्क में नहीं है वो कैशलेस के में, वहां भी उनको कैशलेस देने के लिए काम करना पड़ेगा। उसमें 3 से 4 घंटे लगेंगे, लेकिन बाकी जगह में उनको देना ही पड़ेगा। जब बीमा सुगम आ जाएगा तो बीमा सुगम में अगर किसी हॉस्पिटल भी उसमें जुड़े हुए रहेंगे, अगर किसी भी हॉस्पिटल में कोई क्लाइंट भर्ती होता है तो उसके आधार कार्ड के बिना वो एडमिट नहीं हो पाएगा हॉस्पिटल में। आधार कार्ड या जन आधार कार्ड उसको देना होगा, पामाशा कार्ड उसको देना होगा, तीनों में से कोई भी आइडेंटिटी प्रूफ उसको देना होगा। वो देने के साथ ही उस आधार कार्ड से लिंक पैन कार्ड भी है और उसका हेल्थ कार्ड भी एक ऑटोमेटिक जनरेट होगा। उस हॉस्पिटल में जो भी उसने ट्रीटमेंट लिया है उसका रिकॉर्ड तमाम इंश्योरेंस कंपनीज के पास अवेलेबल होगा। जब भी कोई नई पॉलिसी इश्यू होगी तो कोई क्लाइंट ना तो यह हाइड कर पाएगा। इससे दूसरा बेनिफिट ये होगा कि जैसे ही वो आधार कार्ड हॉस्पिटल डालेगा, उस हॉस्पिटल को ये मालूम चल जाएगा कि इस व्यक्ति ने इससे पहले कहीं कोई ट्रीटमेंट लिया है तो किस इलनेस के लिए लिया है, किस बीमारी के लिए लिया है, और उसको किसी चीज से एलर्जी है तो वो भी उसमें ऑटोमेटिक उसके पास आ जाएगी। तो उसको ट्रीटमेंट देने में भी सुविधा रहेगी। कई बार क्लाइंट अनकॉन्शियस पहुंचता है एक्सीडेंट के बाद, हॉस्पिटल को पता ही नहीं होता इसको क्या क्या बीमारियां हैं, किसी पर्टिकुलर ड्रग से कोई एलर्जी है क्या। जैसे ही वो उसका आईडी प्रूफ डालेगा, उसका थंब इम्प्रेशन डालेगा, क्योंकि अगर आईडी नहीं है तो उसके थंब इम्प्रेशन भी लिया जाएगा। थंब इम्प्रेशन से ऑटोमेटिक आधार कार्ड उसको इतना अपडेट करने जा रही है गवर्नमेंट कि आधार कार्ड ऑटोमेटिक उसके थंब इम्प्रेशन से वो आधार कार्ड नंबर निकल जाएगा और आधार कार्ड से उसका ये अपडेशन हो जाएगा कि उसको क्या एलर्जी है। हम देखते हैं कई बार एक्सीडेंट के बाद डॉक्टर ने दवा दी और दवा देने के बाद तुरंत क्लाइंट कोलैप्स हो गया, क्योंकि उसको पर्टिकुलर किसी ड्रग से एलर्जी थी, वही उसको दे दिया गया, तो उसकी डेथ ही हो गई। हॉस्पिटल को भी पता नहीं, क्लाइंट को भी पता नहीं क्या हो गया, क्योंकि क्लाइंट को तो रोड से उठा करके लेके गए थे। तो ऐसे में उसकी जान भी बचेगी। दूसरा, हेल्थ इंश्योरेंस में जो क्लेम रेशियो है वो भी ऑटोमेटिक कम हो जाएगा, तो फ्रॉड नहीं होंगे तो हमारी प्रीमियम भी उससे कम होने लग जाएगी। इसलिए बीमा सुगम के आने से बहुत कुछ इजी होने वाला है, नुकसान नहीं होने वाला। तो ये कुछ चेंजेस हैं जो, और बीमा सुगम 1 अप्रैल लास्ट डेट है, 1 अप्रैल 2025। उससे पहले तमाम इंश्योरेंस कंपनीज को अपडेट करने हैं। एक और नया चेंज अभी आ चुका, क्योंकि आपको मालूम है 1 अप्रैल 2024 से आईआरडी ने कह दिया था कोई भी कंपनियां पॉलिसी बॉन्ड प्रिंट करके नहीं भेजेगी। जनरल इंश्योरेंस ने तो पिछले साल ही बंद कर दिए थे, वो मेल पे ही दे रहे थे और एजेंट को भी मेल पे ही दे रहे हैं, क्लाइंट का मेल आईडी वो कंपलसरी कर रहे थे। लेकिन 1 अप्रैल 2025 से 100% मेल आईडी या व्हाट्सएप का नंबर ही देना होगा। अगर किसी के पास ये दोनों ही चीजें नहीं है तो उसको रिक्वेस्ट करने पर दी जाएगी, अदरवाइज पॉलिसी बॉन्ड नहीं बन रहे। एलआईसी ने भी पॉलिसी बॉन्ड बंद कर दिए हैं। आपको पॉलिसी बॉन्ड अभी डायरेक्ट जा रहे हैं आपके ई अकाउंट में। अगर किसी के पास ई अकाउंट नहीं है तो डिजी लॉकर में कंपनियों ने पॉलिसी बॉन्ड डालने शुरू कर दिए हैं। पॉलिसी इश्यू होने के साथ ही 24 आवर्स में डिजी लॉकर पे वो पॉलिसी आ जाती है। जैसे आरटीओ में भी, हर स्टेट के आरटीओ ने भी अब आरसीआं प्रिंट नहीं हो रही है। आपके जैसे ही गाड़ी रजिस्टर्ड हुई, आपका नंबर आपके पास एसएमएस आ जाएगा, आपके पास मोबाइल पे आ जाएगा और मेल आईडी पे आ जाएगा। साथ में आपके डिजी लॉकर में आरसी की कॉपी चली गई है, उसको कहीं भी प्रिंट निकालने की जरूरत नहीं है, सारे काम उसी से होंगे। एलआईसी का भी जो ई अकाउंट में जो पॉलिसी बॉन्ड गया है, आपको मैच्योरिटी के लिए भी जरूरत नहीं है, आपको लोन के लिए भी जरूरत नहीं है। लोन भी आप लेंगे तो आपके पॉलिसी नंबर से ही वो ऑटोमेटिक उसमें दर्ज हो जाएगा। इतना इजी अब एलआईसी में भी हो गया, और भी अपडेशन आने जा रहे हैं। तो ये सब चीजें नई चेंजेस हैं। अब अगर किसी को कोई क्वेश्चन है, क्योंकि 15 मिनट बचे हैं, तो
मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि वो क्वेश्चन भी ले सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद कुलदीप सर, आपने जो आज की इंफॉर्मेशन दी, बहुत सारी इंफॉर्मेशन दी। मैं इंद्रपाल सर ने एक हैंड रेस करा है, उससे पहले मैं इंद्रपाल 2 मिनट आप वेट कीजिएगा प्लीज। मैं हमारे साथ रणवीर शर्मा जी भी आज हमारे साथ हैं, जो हमारे DAFI के प्रेसिडेंट हैं। मैं चाहता हूं सर, आज कुलदीप बोलिया सर ने जो भी हमें आज इन 3 चेंजेस के बारे में बात करी, ये बहुत इंफॉर्मेटिव थी और बहुत सब कुछ हमारे बहुत अच्छी चीजें निकल के आ रही है कि हमारे इंश्योरेंस इंडस्ट्री के अंदर कितना टेक्नोलॉजी यूज होने वाली है, कितना एक ट्रांसपेरेंसी मेंटेन होने वाली है। ये अच्छी चीज है। हम इंडस्ट्री में जितने लोग जो लोग प्रोफेशनली काम कर रहे हैं उन लोगों के लिए ये बहुत बढ़िया न्यूज है कि भाई डीजी लॉकर्स बन जाएगा। अब आज हमारे पास पॉलिसी बॉन्ड कितने सारे मैच्योरिटीज आती हैं और हम पॉलिसी बॉन्ड के लिए परेशान होते हैं, उसको स्टैम्प पेपर बनवाते हैं, फिर वो विटनेस करते हैं, मतलब इतने सारे काम होते हैं। आज यदि मान लिया डीजी लॉकर जैसी फैसिलिटीज से यदि बिना पॉलिसी बॉन्ड के ये सब प्रोसेस हो जाएंगे तो हम लोगों के लिए, सब एजेंट्स के लिए भी बहुत फायदे की चीज है। मैं रणवीर शर्मा सर से चाहूंगा कुछ और रोशनी इसके अलावा और आप डालना चाहेंगे क्या प्लीज? धन्यवाद जैन साहब। सबसे पहले तो मैं आप सभी को सुप्रभात और प्रणाम कहता हूं और धन्यवाद देता हूं कि आपने हमारे विद्वान साथी डॉक्टर कुलदीप बोलिया जी को आज जो है इस प्लेटफॉर्म पर हम सबसे रूबरू होने का और एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर व्याख्यान देने के लिए आपने आमंत्रित किया। और मैं डॉक्टर कुलदीप बोलिया जी की प्रतिभा से भली बात वाकिफ हूँ और लाइक आज वो उन्होंने बिल्कुल एक फैकल्टी मेंबर के रूप में उन्होंने जो है बीमा सुगम और ये सारे जो नए चेंजेज IRDA के द्वारा आ रहे, क्योंकि वो हैं भी फैकल्टी मेंबर रहे JVT में, उन्होंने जो है हजारों हजार अपने अभिकर्ता साथियों को प्रशिक्षित किया है और आज उन्होंने हम सबके साथ ये वार्ता की है। निश्चित रूप से ये एक बहुत महत्वपूर्ण विषय है। मेरी बात आ रही है क्या? हाँ सर, आ रही है सर, बिल्कुल बिल्कुल आ रही है। बहुत महत्वपूर्ण विषय है और अभी काफी कुछ इसमें जो है जो बदलाव होने को है, अभी फाइनल शेप में तो नहीं है और अभी जो है इसमें काफी ओपिनियन कलेक्ट की जा रही है। कुछ अदर चैनल्स उन्होंने ओपिनियन कलेक्ट करने के लिए बनाए हैं और शायद कुलदीप बोलिया जी से भी एक मैडम है, उनका संपर्क हुआ है, मुझसे भी हुआ है और बहुत जल्दी उन्होंने हमसे कहा है कि कुछ एक्सपर्ट्स की आप उनके साथ में एक जूम मीटिंग कराइए कि जिससे अभिकर्ताओं के मन में ये आ रहा है कि इस बीमा सुगम या नए चेंजेज आने से क्या इन पर प्रभाव पड़ेगा, क्या दुष्प्रभाव पड़ेगा, क्या खामियां होंगी, तो उन खामियों को रिमूव करने के लिए तो आज मैं ये आप सबसे अपील करता हूं कि FPRT एक बहुत ही विद्वान अभिकर्ता साथियों का मंच है और इस मंच में बहुत ही नॉलेजेबल लोग हैं। तो मैं चाहूंगा कि मैं कुछ नाम उनको मैडम को रेफर करूंगा और उनके साथ एक जूम मीटिंग होगी जो आपको बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो भी हम लोगों तक नहीं है, उनके पास हैं और वो जब हमारे साथ शेयर करेंगे, वो एजेंसी शेयर करेगी, वो चैनल शेयर करेगा जो IRDA के द्वारा उनको जो है उसमें रखा गया है कि वो ओपिनियन कलेक्ट करके अपनी रिपोर्ट IRDA को सबमिट करेंगे और उस रिपोर्ट के आधार पर ये जितने भी चेंजेज हो रहे हैं इनमें परिवर्तन जहां जहां संभावना है वो, क्योंकि निश्चित रूप से कोई भी चेंज ऐसा नहीं हो सकता कि अगर अभिकर्ताओं को नुकसान होगा और तो इस प्रोफेशन को नुकसान होगा और इस प्रोफेशन को नुकसान होगा तो हमारे कारपोरेशन को होगा। हमें हर हालत में कारपोरेशन को जिंदा रखना है, उसकी विश्वसनीयता बनाए रखनी है और उसी दिशा में हमको काम भी करना है, चेंजेस को एक्सेप्ट करते हुए, अपने आप में परिवर्तन लाते हुए और ये आगे की रणनीति बनानी होगी। हालांकि थोड़ा अभी लंबा समय लगेगा, गवर्नमेंट भी अब क्या पोजीशन बनेगी इसके ऊपर भी डिपेंड करेगा, क्योंकि उस समय मोदी जी का जो था फोकस जो है वो इस पर था। अब प्रेजेंट पोजीशन में, प्रेजेंट सिचुएशन में कितनी प्रायोरिटी से जो है IRDA के ऊपर वो अपना दबाव बना पाएंगे कि नहीं बना पाएंगे, नए फाइनेंस मिनिस्टर कौन होंगे, उनकी क्या प्रायोरिटीज रहेंगी, क्योंकि अभी भी मैं ये मानता हूं कि भारतवर्ष में मैक्सिमम लोग अभी जो है लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से नहीं जुड़े और जब तक हम लोगों को, अभिकर्ताओं को पूर्ण रूप से जो है
इस लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से अपडेट नहीं कर देते हैं, तब तक उतने परिवर्तन उतने प्रभावी नहीं होंगे। तो कहीं हमारे कारपोरेशन पर और बिजनेस पर इसका विपरीत प्रभाव न पड़े, ये सारी चीजें भी IRDO को भी देखनी पड़ेंगी, हम लोगों को भी देखनी पड़ेंगी। और जो इंश्योरेंस रेगुलेशन है अपना, एजेंट्स रेगुलेशन, उसके लिए भी हमें जो है काम करना पड़ेगा। मैं आप सबको बधाई देता हूं कि जो हम लोगों का जो संयुक्त प्रयास चल रहा था, उसमें कुलदीप जी भी हैं और भी लोग हैं। आपकी हमारी ग्रेचुटी 3 लाख से 5 लाख हुई, हमारा जो है ग्रुप इंश्योरेंस 12 लाख से 15 लाख हुआ, हमारा रेट्रोस्पेक्टिव कमीशन भी जो है बहाल हुआ। आगे और भी सारी चीजें हैं, और जिसमें सबसे बड़ी चीज है कि इंश्योरेंस एजेंट को जो पनिशमेंट दिया जाता है, वो सेक्शंस जो उसमें खतरनाक सेक्शंस कुछ जुड़े हुए हैं, उनमें कैसे हम पार्लियामेंट के थ्रू अमेंडमेंट करा सके, इस पर हम जो है पूरा हमारा फोकस रहेगा। और भी हमारी जैसे हमारा जो है मेडिक्लेम है, और हमारा जैसे अभी हमने जो है ये किया कि जो अभी तक हमें एडवांसेज मिलते थे उसमें एजुकेशन लोन बच्चों के लिए नहीं था, वो लागू हुआ। और उससे हमारे बहुत सारे अभिकर्ताओं ने, मेरी पर्सनल नॉलेज है कि उन्होंने जो है इस व्यवस्था का जो है लाभ लिया है और एजुकेशन लोन लोग ले रहे हैं। अब हम मेडिक्लेम में भी हम जो है, जो पहले केवल जेडएम और चेयरमैन और जेडएम क्लब मेंबर के लिए था, फिर हमारी डिमांड हुई तो उसमें सारे ऑल क्लब मेंबर्स उसमें इन्वॉल्व किए गए थे, फिर स्पाउसेस को भी इन्वॉल्व किया गया। अब हम डिमांड हमारी है कि हमारे बच्चों को भी उस मेडिक्लेम की पॉलिसी में शामिल किया जाए। ऐसी सारी चीजें हैं जिन पर हम गंभीरता से प्रयास कर रहे हैं, प्रयास करते रहेंगे। आपके सहयोग के बिना कुछ नहीं हो सकता। मैं चाहूंगा कि FPRT मंच एक जो बहुत शानदार और जानदार मंच है, मैं अभी 2 महीने से जरा इलेक्शन के उसमें मूड में था, आपके साथ में जो है इन्वॉल्व नहीं हो पाया, तो आज से फ्री हो गया हूँ। और अब आपके साथ रेगुलर में जो है आपसे बहुत कुछ सीखने को मौका मिलेगा। मैं एक बार पुनः डॉक्टर कुलदीप बोलिया जी को, अतुल जी आपको, अनिल डंग साहब आपको बहुत बहुत जो है मुबारकबाद देता हूँ, बधाई देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। थैंक यू। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। आपने बहुत सारी इंफॉर्मेशन दी, और हम एक्सपेक्ट करते हैं जिस तरीके से जो ये चेंजेस होने थे और जो प्रोसेस चल रहा था, हम ये भगवान से प्रार्थना करते हैं कि अभी ये गवर्नमेंट अच्छे से बने और जो प्रोसेस चल रहे हैं वो एज इट इज चलते रहे। अभी हमारे पास आज टाइम थोड़ा सा कम रह रहा है और 2-3 रेजिडेंशियल हैंड्स हैं। मैं चाहता हूँ कि सबसे पहले इंद्रपाल मित्रा सर को हम लें। धन्यवाद अतुल भाई। डॉक्टर साहब का भी धन्यवाद। मैं प्रश्न तो नहीं है डॉक्टर साहब, लेकिन आपने जो आज एक बात छेड़ी, मैं आपके माध्यम से उसको विस्तार करना चाह रहा हूँ यहाँ सबके बीच। आपने ये कहा कि एक पेशेंट, एक कोई इंसान है जिसका रोड एक्सीडेंट हो गया और उसको हॉस्पिटल पहुंचाया गया, और वहां बीमा सुगम के द्वारा डॉक्टर्स उसकी पास्ट हिस्ट्री देख सकते हैं। अब मैं इस लाइन को थोड़ा सा लंबा करना चाहता हूँ। लंबा क्यों करना चाहता हूँ कि जब 1 अप्रैल को नया प्रोडक्ट रेगुलेशन आया तो उसमें कंडीशन आई मोरेटोरियम की, और हम में बहुत लोग हैं बहुत खुश हुए, हमारे बहुत कस्टमर्स हैं जो बहुत खुश हुए कि ये जो 8 महीने का पीरियड था इसको करके अब 8 साल का पीरियड था उसको घटा करके अब 5 साल पे ले आए। साथ में एक संशोधन और किया गया कि पहले 8 साल का पीरियड हमें एक ही कंपनी में रखना होता था, अब इवन पोर्ट को भी गिना जाएगा, माइग्रेशन को भी गिना जाएगा। तो ये स्टेप बहुत अच्छा है, लेकिन इस स्टेप का जो मैंने विस्तार किया वो इसलिए कर रहा हूँ कि हम लोग यहाँ प्रोफेशनल लोग जुड़े हुए। अगर किसी डॉक्टर को इलाज करने में हिस्ट्री दिखती है और वहीं उसी पोर्टल पे इंश्योरेंस कंपनियां भी हैं, तो इंश्योरेंस कंपनी प्रपोजल डालते समय भी तो देख सकती है। तो चलो न्यू पॉलिसी आज से 2 साल पहले कर दी गई होगी, तो आज भी एक बार बैठ करके सारी इंश्योरेंस कंपनीज अगर इसको चेक कर ले कि भैया कौन कौन सी मेरी पॉलिसीज है जिसको 8 साल नहीं हुए और उसकी हिस्ट्री मेरे पास नहीं है, मैं उसको आज ही क्लेम आने से पहले प्रोएक्टिवली कैंसिल करके थमा दूं, तो क्या गलत नहीं होगा? कर सकती है ना कंपनीज। तो हम लोगों का ये काम है, आज के डेट में दायित्व है कि जितना जल्दी हो सके अपने आप को नॉन डिस्क्लोजर की प्रक्रिया से बाहर निकलिए, अपने कस्टमर को उससे बाहर लाइए। ये झूठ लंबा नहीं चल सकता, सेफली सेफ्टी नहीं है इसमें।
तो ये ना सोचिए कि सिर्फ 60 महीने का पीरियड हो गया, अब उस 60 महीने में जैसे इंश्योरेंस में भी क्लॉज है, लाइफ इंश्योरेंस में भी क्लॉज है कि सर्टेन पीरियड के बाद क्लेम रिजेक्ट नहीं हो सकता, लेकिन उस पीरियड के दौरान अगर इंश्योरेंस कंपनी को पता लग गया नॉन डिस्क्लोजर है तो कंपनी पॉलिसी कैंसिल कर सकती है, भले क्लेम आया नहीं आया, डेथ हुई नहीं हुई। तो ऐसे ही हेल्थ इंश्योरेंस में है, मॉरेटोरियम का बेनिफिट है, लेकिन जिसने झूठ बोल करके पॉलिसी ली हुई है वो खतरे की घंटी चल रही है उसको। मैं ये कहना चाहता हूँ। बहुत बढ़िया, धन्यवाद। बहुत बढ़िया इंद्र भाई, बहुत अच्छा इनपुट दिया आपने। और ये बात बिल्कुल ठीक है कि यदि हम लोगों को ये एक प्रोफेशनल मंच बनाया गया है और यदि हमें इस मंच की गरिमा बना के रखनी है और इस मंच पे ऐसे एडवाइजर्स साथ में लेके चलने हैं, तो हमें नॉन डिस्क्लोजर से बाहर आना पड़ेगा। हमें सब चीजें डिस्क्लोज करनी है। उस डिस्क्लोज करने के बाद इंश्योरेंस कंपनी हमारे को पॉलिसी देती है तो ठीक है, नहीं देती है तो हम क्लाइंट को बोल सकते हैं कि सर जब तक आपकी हालत, आपकी तबीयत ठीक थी, आपने इंश्योरेंस कंपनी को इग्नोर किया, आज इंश्योरेंस कंपनी आपको इग्नोर कर रही है। सिंपल एज दैट। हमें इस पे ही इसी बात पे करना है। संदीप पाठक जी को मैं चाहूंगा कि वो अपने आप को अनम्यूट करके अपना क्वेश्चन ले और थोड़ा जल्दी से छोटे एक में मिनट नहीं इसमें तो कम अच्छा है। रहेगा। इंद्रपाल जी ने बहुत अच्छी बात बताई है यार। सर मैं 1 मिनट बोलूंगा। हाँ जी। इंद्रपाल जी ने एक बहुत अच्छी बात बताई है। हम ड्यूरिंग पॉलिसी पीरियड भी यदि कोई कस्टमर का हमें मालूम चलता है इसकी ये बीमारी है, इसको हमने डिस्क्लोज नहीं किया है, यदि वो उसको आज भी डिस्क्लोज करता है और कंपनी को बताता है, तो कंपनी उसको रिव्यू करती है कि इस पर्टिकुलर इस बीमारी को ही एक्सक्लूड करके पॉलिसी में कंडीशन डाल दे या उसके लिए कोई एक्स्ट्रा चार्ज ले ले। अगर कंपनी को लगता है कि इससे कोई बहुत ज्यादा नुकसान नहीं होने वाला, जैसे अपन बीपी का, डायबिटीज का डिस्क्लोज करते हैं, तो वो उसके लिए एक्स्ट्रा चार्ज ले लेते हैं। तो आज भी अगर हमें मालूम चलता है तो एज ए प्रोफेशनल हमें ये डिस्क्लोज करवानी चाहिए कस्टमर से कि तुम्हारी पूरी पॉलिसी ही कैंसिल हो या पूरी फैमिली की पॉलिसी कैंसिल हो, उससे बेटर है आप अपना पर्टिकुलर डिस्क्लोज कर दें उस पूरी फैमिली में, उस पर्टिकुलर उस व्यक्ति के लिए, उस बीमारी के लिए या उससे आने वाली बीमारियों के लिए वो उसको एक्सक्लूड करेंगे, बाकी की उसकी कवर रहेगी। तो ये भी एक अच्छी बात इंद्र जी ने हमें बताई। हम बिल्कुल सही बात। पूरी कोशिश करेंगे कि हम अपने कस्टमर से संपर्क करके उससे हमारी इमेज भी बढ़ेगी, कस्टमर के बीच में हमारी इमेज बढ़ेगी। धन्यवाद। अतुल जी मैं एक चीज जोड़ना चाहूंगा अगर आप परमिशन दे तो। हाँ जी सर प्लीज। हाँ, डॉक्टर कुलदीप जी, आपने जो कहा था कि क्लेम सेटलमेंट में, डेथ क्लेम सेटलमेंट में इस बीमा सुगम के प्लेटफॉर्म से क्लिक दबाते ही सारी पॉलिसीज का डाटा उनके पास आ जाएगा। देखा ये जा रहा है और ज्यादातर ये रवायत में है कि जब भी हमारे LIC के एजेंट साथी कोई बीमा करते हैं तो पुरानी ओल्ड पॉलिसीज की डिटेल्स वो LIC की तो देते हैं, लेकिन प्राइवेट इंश्योरेंस की पॉलिसीज की वो डिटेल नहीं देते। अगर डिटेल नहीं दी है और उस समय उस लिंक से सारी पॉलिसियों का वो आ जाता है, तब उस पर क्या दुष्प्रभाव उनकी पॉलिसियों पर और उनकी डेथ क्लेम पर होगा? क्या वो डेथ क्लेम एक्सेप्ट होंगे या रिजेक्ट होंगे? ये एक बहुत बड़ा यक्ष प्रश्न है अगर आप इसकी गंभीरता को समझें। उसका डेथ क्लेम को रोकेंगे नहीं, लेकिन अब आपने भी देखा होगा बिना आधार कार्ड के आजकल LIC कोई भी पॉलिसी इशू नहीं कर रही है। कोई भी कंपनी, LIC हो चाहे दूसरी कंपनी हो, बिना आधार कार्ड के लास्ट के 4 डिजिट हमको चाहिए ही चाहिए और उसी से वो अपडेट कर रही है। तो फायदा इसमें सर्विस की बेनिफिट से देखा जा रहा है, उसका क्लेम रिजेक्ट नहीं होगा, लेकिन सर्विस से ये होगा कि तमाम कंपनीज में वहां चला जाएगा। जब नया बीमा ले रहा है तब भी जैसे आधार कार्ड देगा, अंडर राइटिंग करने वाले को अंडर राइटिंग को पता चल जाएगा कि इसकी ऑलरेडी इतनी कंपनियों में ये पॉलिसी चल रही है, फाइनेंशियल अंडर राइटिंग के बेस पे हम दे सकते हैं या नहीं दे सकते। री इंश्योरर को भी इससे बेनिफिट मिलेगा। अभी तक हम छुपा लेते थे या हम चला के बताते नहीं थे, तो अब वो हो रहा है। और ये LIC भी आजकल रेगुलर जहां भी आधार कार्ड नहीं है वहां अपडेट कर रही है। और रही बात मैच्योरिटी की, तो LIC ने भी 5 लाख तक की मैच्योरिटी बिना पॉलिसी बॉन्ड के, यदि आपका नेफ्ट पहले से दर्ज है, पैन कार्ड पहले से दर्ज है, तो 5 लाख तक की पॉलिसी की मैच्योरिटी बिना पॉलिसी बॉन्ड मांगे ऑटोमेटिक ड्यू डेट पे भेज रही है, सबको भेज रही है। बहुत बढ़िया, थैंक यू सर, थैंक यू। ये संदीप पाठक जी अपना क्वेश्चन जो आपका डिजिटल हैंड रेज करके अपना क्वेश्चन लीजिए प्लीज। धन्यवाद अतुल जी, सुनील सर, कुलदीप सर और रणवीर शर्मा जी। सर मेरा क्वेश्चन का आंसर मुझे मिल गया है, थैंक यू। कुलदीप सर ने दे दिया और बिंदा सर ने भी दे दिया सर, थैंक यू सर। वेरी गुड। पुनीत जी अपना जल्दी से छोटा क्वेश्चन पूछिए प्लीज। अतुल भाई नमस्ते, कुलदीप सर नमस्ते। सर मेरा क्वेश्चन ये है सर, जो ये राइट्स जो है एजेंट के राइट्स होंगे कि देखने के लिए कि पॉलिसी अंडरराइट करते हुए कई बार होता है क्लाइंट नहीं बताता,
उसमें क्या होता है, क्लेम आता है, गलती एजेंट की होती है, एजेंट ने नहीं क्लेम दिलाया, तो हमारे पास भी राइट्स होंगे कि हम देख पाए कि इसकी पास हिस्ट्री क्या है क्या नहीं है सर। बीमा सुगम आने के बाद आप जब रजिस्टर रहेंगे तो जो भी पैन कार्ड आप डालेंगे या आधार कार्ड डालेंगे जहाँ से आईडी है, उससे ऑटोमेटिक आपको उसकी पुरानी इलनेस का मालूम चल जाएगा। आधार कार्ड बनने जा रहा है, तमाम हॉस्पिटल्स को मैंडेटरी कर दिया है कि वो उसके आईडी लेने के बाद ही उसको एडमिट करेंगे। तो जैसे वो एडमिट करेगा ऑटोमेटिक आपके पास भी उसकी इंफॉर्मेशन रहेगी, इंश्योरेंस कंपनीज के पास भी रहेगी। सर एक चीज पूछनी है सर, डाटा कितने टाइम तक डाटा मिलेगा, 5 साल 10 साल तक, या अब से शुरू होगा? हमेशा का मिलेगा। जो डाल दिया पहले का डाटा अपडेट नहीं है, लेकिन हॉस्पिटल में जैसे ही उसने कोई हिस्ट्री पुरानी बताई है तो वो उसमें अपडेट हो जाएगी। जैसे डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन लिखता है, आपने देखा होगा बड़े हॉस्पिटल आजकल जो प्रिस्क्रिप्शन लिखते हैं वो ऑटोमेटिक कंप्यूटर पे सेव हो रहा होता है, वो एज इट इज उसके हार्ड डिस्क में चला जाता है, तो वो रिकॉर्ड में रहेगा। सर अभी भी आज भी कुलदीप सर एक चीज है, आज के दिन बड़े हॉस्पिटल्स में यदि आपकी एक आईडी बन जाती है तो उस आईडी से उस पेशेंट का क्या हिस्ट्री चल रहा है, मेरे पास ऐसे बहुत सारे क्लेम्स आए हैं उस आईडी की वजह से क्लेम्स रिजेक्ट हुए हैं कि भाई आपने जो पॉलिसी ली थी आपने बताया नहीं कि भाई इस टाइम पे ये है, और जब हॉस्पिटल में क्लेम आया और इंश्योरेंस कंपनी ने उसको चेक किया तो उन्होंने देखा कि भाई वो ऑलरेडी उससे मतलब बिफोर बाइंग द पॉलिसी और बिफोर पोर्ट द पॉलिसी वो हॉस्पिटलाइज हुए थे या उनको कोई क्रिटिकल प्रॉब्लम थी, और वो जो उन्होंने नॉन डिस्क्लोज करा उसके बेसिस पे पॉलिसीज कैंसिल हुई है। ये मेरे एक दो क्लाइंट्स के साथ ऐसा भी हुआ है। मेरे और उसके लिए हमने उसमें हमें सब लोगों को जो तरीके से काम करते हैं उनको डरने की जरूरत नहीं है। मैंने बिल्कुल क्लाइंट को पहले ही बता दिया था कि सर ये आपकी पॉलिसी कैंसिल होने वाली है। इंद्रपाल सर से मैंने काफी लंबी डिस्कशन चली मेरे उस क्लाइंट के बारे में, लेकिन इन्होंने भी यही सजेस्ट करा था कि आपको इंश्योरेंस कंपनी के साथ रहना है, आपको क्लाइंट के साथ नहीं रहना, क्योंकि ये एथिक्स की बात है। ये इंश्योरेंस कंपनी की गलती नहीं है, ये क्लाइंट की गलती है। इतनी बड़ी यदि मिस्टेक उसने नहीं बताई तो इंश्योरेंस कंपनी को बता देते तो वो पॉलिसी पोर्ट करने के लिए अप्रूवल ही देते। तो हमने क्लाइंट को बहुत अच्छे से बनाया और क्लाइंट भी बिल्कुल सेटिस्फाइड है, कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है इस बारे में। तो अब लास्ट क्वेश्चन लेते हैं सर सुमन कुमार जी का, फिर क्वेश्चंस और तो बहुत सारे बैक टू बैक दिमाग में आ रहे हैं, लेकिन क्योंकि समय की गरिमा है हमें उसको भी मेंटेन करना है, तो मैं चाहता हूं कि लास्ट क्वेश्चन एक बार सुमन कुमार जी से ले लें। नमस्ते सर आप सभी को। सर ये यहाँ बताया जा रहा है जो फर्स्ट ईयर कमीशन एजेंट का बंद कर दिया जाएगा, इसके बारे में सर जानकारी चाहिए। फर्स्ट ईयर कमीशन कहाँ बंद करने की बात हुई है? सर सुने हैं, जैसे वीडियो सब देखे उसमें, इसके बारे में सर आपसे जानकारी चाहिए सर। नहीं, फर्स्ट ईयर कमीशन नहीं, वो पहले एक ये प्रपोजल था IRDA का कि फर्स्ट ईयर का कमीशन कम करके रिन्यूअल कमीशन को बढ़ाया जाएगा और हर 5 साल बाद उसमें एक्स्ट्रा इंसेंटिव भी दिया जाएगा, लेकिन वो भी हमारे ऑर्गेनाइजेशंस ने उसका विरोध किया और वो नहीं लागू हुआ है। तो फर्स्ट ईयर कमीशन अभी इंश्योरेंस एजेंट के कमीशन पे किसी प्रकार का कोई भी रेस्ट्रिक्शन नहीं है, बल्कि उन्होंने बढ़ा दिया है। मार्केटिंग एक्सपेंसेस जो 80% था लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज के लिए 100% फर्स्ट ईयर का कर दिया, तो कमीशन और इंसेंटिव तो बल्कि बढ़े हैं हमारे, आपने देखो इंसेंटिव भी बढ़े। थैंक यू सर। तो भाई एक क्वेश्चन मेरा है। हाँ जी बताइए प्लीज। मेरा कैमरा वो वीडियो नहीं चल रही है, सॉरी फॉर दैट। सबसे पहले डॉक्टर साहब और शर्मा जी को बहुत बहुत जय श्री राम और सब भाइयों को राम राम। और मेरा क्वेश्चन ये है कि सर जी जो अब हमको जो नए सर्कुलर आते हैं और जो मार्केटिंग के लिए जो हमारे को चेंज आती है और वो हमको मिलते नहीं है, अब ब्रांच से भी क्या कहते हैं हम आपको सर्कुलर नहीं दे सकते, तो क्या हम जब इंटरमीडिएट सेल पर्सन है जिनसे और ऐसी इंफॉर्मेशन चेंजेस आ रही हैं जो एजेंट को पता होनी चाहिए, क्या हमको हमारी मेल पे कारपोरेशन क्यों नहीं भेज सकती? उसके लिए प्रॉब्लम क्या है, कहाँ हम रुक रहे हैं, ताकि हमें भी तो पूरी नॉलेज हो कि क्या प्रोडक्ट आया, क्या चेंज आ रही है, ताकि नहीं तो हम LIC के ऊपर ही डिपेंड रहते हैं। वो जब हमें बताते हैं ये चेंज आ गया तो ये होगा। अब हमने कंडीशनल असाइनमेंट के लिए भेजा, अब हमारी ब्रांच बोल रही है जी कंडीशनल असाइनमेंट बंद हो गया आउट ऑफ लव एंड अफेक्शन, तो हमें पता ही नहीं होगा तो हम कैसे काम करेंगे, कैसे मार्केट में सही इंफॉर्मेशन दे पाएंगे? तो इसके बारे में कुछ करिए ना सर। बहुत बहुत अच्छी बात कही है। हेलो
अच्छा। मैं ये विषय और ये बिंदु बहुत महत्वपूर्ण है और मैं आशा करता हूं कि शायद अगले माह होने वाली कंसल्टेटिव मीटिंग में जो इंफॉर्मेशन शेयरिंग मीटिंग होती है मैनेजमेंट के साथ में, मैं इस विषय को बहुत ही जो है शिद्दत के साथ और प्रभावशाली तरीके से रखूंगा। और ये बहुत अच्छी बात है, जो पहले एक सर्कुलर फाइल हुआ करती थी ब्रांचेज में, वो अब नहीं होती है, वो उसमें मिल जाती थी। लेकिन अब जब सबके ईमेल हैं तो सब जो भी चेंजेज आवे वो हमारे एजेंट साथियों को मिल जाना चाहिए। मैं इसको रखूंगा सर। थैंक यू वेरी मच अरोड़ा साहब। सर शर्मा सर, इसमें क्या है कि जो आप एजेंट पोर्टल अभी वाला देखेंगे तो उसमें एक टैब है सर्कुलर का, लेकिन उसमें सर्कुलर आते नहीं है पोर्टल में भी। जी जी ईमेल के अलावा वही सर्कुलर आ जाए अगर पोर्टल। हाँ, तो वो प्रभाव वो पोर्टल भी प्रभावी हो। पोर्टल पे भी काम चल रहा है, 2 से 3 महीने में जहाँ तक मेरा ख्याल है सब चीज अपडेट हो जाएगी। ठीक ठीक ठीक, बहुत बढ़िया। तो बहुत बहुत धन्यवाद कुलदीप सर आपका। और मैं धन्यवाद प्रस्ताव के लिए, आज हमारे पास इंद्रपाल बिंद्रा जी हैं, तो मैं उनको आमंत्रित करता हूं कि वो कुलदीप सर का धन्यवाद करें, क्योंकि इंडस्ट्री में जो चेंजेस आने हैं और जो एक प्रोफेशनल तरीके से काम करने वाले इंडस्ट्री में यदि कम लोग हैं तो उनमें से बिंद्रा सर हमारे हैं और बहुत अच्छे से काम करते हैं। तो मैं चाहता हूं कि बिंद्रा भैया आज के जो हमारे स्पीकर हैं कुलदीप बोलिया सर, उनको एक धन्यवाद प्रस्ताव देकर के एफपीआरटी की तरफ से आप एक धन्यवाद प्रस्ताव दीजिए प्लीज। और रणवीर शर्मा जी का भी धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद रणवीर शर्मा जी का। धन्यवाद अतुल भाई। डॉक्टर साहब को तो मतलब 1 घंटा सुनना बड़ा कम रहता है, मतलब 10 मिनट के बराबर। डॉक्टर साहब के 60 मिनट और हम लोग। आप म्यूट में आ गए सर, इंद्रपाल जी म्यूट में आ गया आप। सॉरी। हाँ, तो मैं ये कह रहा हूँ कि डॉक्टर साहब के लिए तो 1 घंटा बड़ा कम है। मैं उल्टा ये प्रस्ताव रखना चाहूंगा कि इस विषय पे अभी बहुत कुछ आना है। तो डॉक्टर साहब आप आते रहिए, हमें और थोड़ा ज्ञान देते रहिए, यहाँ आपको सुनने में बड़ा लाभ रहता है। और आज मैंने पहली बार रणवीर शर्मा सर से भी मुताक़िब हुआ हूँ, आपको भी सुन करके बहुत अच्छा लगा। और आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद, सारे एफपीआरटी मेंबर्स का धन्यवाद जो आप लोग आए सुबह उठ करके और यहाँ आप अपना ज्ञानवर्धक कर रहे हैं। और एक बार सबसे से प्रार्थना है कि जुड़े रहिए, प्रोफेशनली ऐड करते रहिए, इंडस्ट्री तभी हमारी ऊपर बढ़ेगी। देखिए, मैं एक चीज ये कहना चाहूंगा, आज जितनी चीजें हो रही हैं, आज से 10-20 साल पहले हम लोग क्या कहते थे, इंडिया में क्लेम रिजेक्ट हो जाते हैं बट यूएसए में क्लेम रिजेक्ट नहीं होता, लंदन में क्लेम रिजेक्ट नहीं होता। वो इसलिए नहीं होता क्योंकि वहां झूठ बोलने की बहुत बड़ी सजा होती थी। तो वहां का इंश्योर्ड कभी भी ये कोशिश नहीं करता था कि मैं झूठ बोलकर पॉलिसी ले लूं। वही चीज देखिए आज हिंदुस्तान में हो रही है। तो आज से 10 साल बाद यहाँ भी बोला जाएगा कि हिंदुस्तान में क्लेम रिजेक्ट नहीं होता। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद अजित भाई आपका भी, और आपने भी काफी अच्छे आउटपुट करे। रणवीर सर, मैं जब हम आप अपने जो जूम मीटिंग करेंगे, हम इंद्रपाल सर को साथ में रखेंगे। कुछ हमारे एफपीआरटी के कुछ जो नॉन लाइफ और लाइफ में बहुत अच्छा काम करने वाले हैं, इन्फॉर्मेटिक लोग हैं, हम उनको साथ में रखेंगे, आपके साथ रखेंगे। और हम चाहेंगे यदि इस इंडस्ट्री के अंदर कहीं पे भी एफपीआरटी आपकी इस मुहिम को आगे बढ़ा सके, तो हम आपके साथ हैं, क्योंकि हमारा ये ध्येय है कि हम इस एफपीआरटी बनाने का जो पर्पस है वो सिर्फ यही था कि भाई हम एक दूसरे के साथ इस एजेंट कम्युनिटी को किसी नेक्स्ट लेवल पे लेके जाएं, नॉलेज के बेसिस पे लेके जाएं, एथिक्स के बेसिस पे लेके जाएं। क्योंकि हमें यहाँ पे जो काम करना है वो बिल्कुल क्लीन काम करना है, किसी भी डिस्प्यूट में नहीं फंसना, अच्छे से काम करना है। जब आप अच्छे तरीके से कोई अच्छी इंटेंशन से कोई काम करते हैं तो आपका हर तरीके से मंगल होता है। तो हम सब लोगों से फिर प्रार्थना करते हैं कि हम अपने प्रोफेशन को दोबारा से रीचेक करें। कभी भी छोटे लालच के लिए कोई ऐसा काम मत करें जिससे कि हमें लॉन्ग टर्म में कोई परेशानी आ सके। कोई देख रहा है नहीं देख रहा है, बट आपकी अंतरात्मा आपको देख रही है, उस बात को ध्यान करके हम आगे चलें। मैं आज का सेशन समाप्त करने से पहले मैं चाहता हूं कि राजेश शर्मा सबको अनम्यूट कर दीजिए। शांति पाठ हम बाद में करेंगे, सबको अनम्यूट करके पूछिए आज का सेशन और सब लोगों को कैसा लगा। और मैं आज फिर दोबारा से कुलदीप बोलिया सर का धन्यवाद देते हुए बताता हूँ कि आज हमारा ऑलमोस्ट हाउसफुल था आपका सेशन सुनने के लिए। और मुझे ये भी मालूम है कि 2,500-3 हजार से ऊपर लोग अब इसमें यूट्यूब में सुनने वाले हैं इस सेशन को। बहुत बढ़िया डॉक्टर साहब, आते रहिए। इंफॉर्मेशन बहुत ही शानदार सेशन, वेरी मच सर, बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। ये बोलने साहब, थैंक यू सो मच। सबको म्यूट कर दिया। अब